दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 107 और इससे पहले हम 106 पार्ट करवा चुके हैं, जिसमें से हजारों लोग लगातार देख भी रहे हैं और उन्हें पता भी होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारा आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप भी अगर वीडियो से जुड़ जाते हैं तो आप भी एक्चुअल डेटा समझ पाएंगे कि रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो आपको पेपर करने में आसानी होगी। दोस्तों आपने पिछले साल देखा होगा कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें और पीछे वाले यानी कि 2016 वाले क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए थे, खासकर जीएस जीके के। और वहीं पर 2019 में जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, जिसका पेपर मैं करा रहा हूं आपको, 2018 वाले पेपर रिपीट हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ठीक वही जो 2019 का पेपर हम आज करेंगे, वही 2024 में जो इस वक्त आप पेपर देने जाएंगे, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए किसी भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको एक्चुअल आइडिया लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन ये स्पेशल सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, 100 के ऊपर जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं सारे के सारे स्पेशल सीरीज हैं, क्योंकि हम फिगर से साथ समझते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डायग्राम भी दिखाना होता है, उसको भी दिखाते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं और ऑप्शन अगर दिए हैं तो उनका संबंध भी हम देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों क्वेश्चन तो आप एक नंबर रहेगा, लेकिन इससे आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ताकि दोबारा कभी अगर क्वेश्चन आपके पास आए घूम फिर कर, तो आप सही करके आए या उसके आसपास भी कुछ पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस जीके का वेटेज एनटीपीसी में काफी ज्यादा है। तो इसलिए जीएस जीके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज तो हम पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे से आज कवर करते हैं। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके सारे एक साथ सब्जेक्ट हम लेकर के चल रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर लेकर चल रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार होता चला जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों पीछे हमने क्वेश्चन 50 तक कवर कर लिए थे, आज 51 से शुरुआत कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? यानी कि तीसरे स्तर का जो पोषी होता है वो कौन होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का मैं फिगर से समझाता हूं आपको। यह देखो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सूर्य का प्रकाश लिया और ये और भी मिनरल्स लिए। ये हरी घास है, इसको खाया किसने? टिड्डे ने खाया, तो यहाँ पर कीड़ा है। इस कीड़े को किसने खाया? मेढक ने खाया। फिर मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया। तो ये एक फूड चेन बनती चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि जो तीसरे सेक्टर वाला होता है ये खाता किसको है? तो ये खाता है द्वितीयक सेक्टर यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर वाले को। इंसान जो होता है वो दोनों में आता है, सर्वाहारी बोलते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो फर्स्ट को जो खा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर वाला। लेकिन जो प्राथमिक को खाता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक सेक्टर वाला। लेकिन जो द्वितीयक सेक्टर को खाता है उसको बोलते हैं तृतीयक सेक्टर वाला। उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो देखो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लो। तो देखो 2 8 7, तो 8 2 10 और 7 17, यानी कि 17 हो रहा है। तो परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्रम होता है, ये होता है दोस्तों 2 8 8 18 18 32, ऐसे करके, या शेष जो भी बचते हैं तो ऐसे क्रम में हम रखते हैं। मान लो किसी का 22 है, तो कैसे रखेंगे उसको? पहले 2 रखेंगे, फिर 8 और फिर 8, कितने हो गए? 18 हो गए। बचे कितने? 4, तो आगे आ जाएंगे यहाँ पर 4, ऐसे करके रखते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल। अब आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। किसका पूछा था? क्लोरीन का। ये है क्लोरीन, और क्लोरीन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोरीन 17 नंबर पे आ रहा है। तो ये क्लोरीन पूछा गया था। इसके बाद कार्बन पूछा गया था, क्या गया था? ऑप्शन में दिया था। तो कार्बन के बारे में भी जान लो। तो देखो कार्बन है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद सेकंड था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो ये लिखा हुआ है। वहीं दिया था हीलियम, तो हीलियम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, लास्ट की जितनी भी ये गैसेज है ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट में जितनी भी ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे, ये इनको हम इनर्ट गैसेज बोलते हैं, निष्क्रिय गैसें बोलते हैं, या अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में बोलेगा इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है। तो कौन कौन सी हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इतनी होती हैं।
ठीक है, तो आप संख्या भी कई बार पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। पीरियडिक टेबल में ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि इधर की तरफ अगर हम चलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त, और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ये जो आप देख पा रहे होंगे ये, इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये वो होता है पीरियड और ये होता है कॉलम। अच्छा, आप बताओ जरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है Mg का? आप बताना जरा कमेंट करके। एक बार फिर पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। बात कर रहे थे क्लोरीन की, हमने बोला था 2, 8 और 7 है। तो देखो तीसरे में है, तो देखो ये 1, 2, 3, तो इसका मतलब इस लाइन पे मिलेगा ये, क्योंकि 3 है, 1, 2, 3, तो तीसरे में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? 7वें नंबर पे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो देखो 7वें नंबर पे आ रहा है। तो समूह नंबर 17वां, 17वां भी इसको बोल देते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं। तो ये यहाँ पर मिलेगा, देख लो मिल रहा है ना। तो हम यहीं से भी पता कर सकते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था और पूछा था कौन से आवर्त में हमें देखने को मिलेगा ये विन्यास, कुछ ऐसा दिया था ऐसे करके। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? देखो हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? वो हैदराबाद नहीं, जबकि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली ये सारे के सारे स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। ये देखो स्वर्णिम चतुर्भुज नाम इसका क्यों है? क्योंकि देखो चतुर्भुज बन रहा है। मैंने पूरा मैप आपको दिखा दिया। यहाँ से देखो कहाँ कहाँ से जाता है, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता, ऐसे करके ये शहर जो हैं पॉइंट्स वाइज इतने शहरों से होकर के जाता है। समझ गए आप? और कुल राज्यों की बात करें तो कुल 13 राज्यों से होकर के ही जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में जो ऑप्शंस दिए थे, आप वहां से ऑप्शन से देख सकते हो। बंगलौर से जाता है, लेकिन हैदराबाद शायद था, तो हैदराबाद सही उत्तर इसका जाएगा, क्योंकि हैदराबाद से नहीं जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आप दोबारा कभी अगर रिवाइज करेंगे, मान लो अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिन बाद भूल जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। क्वेश्चन है, पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चों के हिस्से को निरूपित करता है। मतलब कितना उसका खर्च हुआ है ये बताता है, और कितना उसकी सेविंग हुई है ये भी बताता है। इसको पूछा क्या गया है, यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपए है तो उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो, यानी कि जितना वो बचाता है अब उसका दोगुना बचाए, और उसके घरेलू खर्च जो हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं, उसकी शेष राशि का जो बचे, जो भी बच रहा हो उसका 50% वो खर्च करे। उसको अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी? तो इसको देखो घुमाने की कोशिश करी है क्वेश्चन को इसने। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले यहाँ पर बचत वो कह रहा है कि मैं दोगुनी करूंगा, तो पहले बचत कर कितनी रहा है? तो देखो दोस्तों बचत कर रहा है 10% की। अब दोगुनी का मतलब क्या हुआ कि वो 20% की बचत करेगा। अब बताओ उसकी कमाई कितनी है? तो उसका जो वेतन है वो है 50%। तो 50% का माफ कीजिएगा 50,000, और 50,000 का 10% अगर वो बचाता रहा होगा दोस्तों, तो कितना बचाता रहा होगा? 5,000 रुपए बचाता रहा होगा। और लेकिन अब कह रहा है कि मैं दोगुना बचाऊंगा, तो कितना बचाएगा? 20%, और 20% 50,000 का निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए आ जाएगा, यानी कि अब 10,000 बचेगा। अगर आपको ये नहीं निकालना आ रहा 20%, तो आप ऐसे कर लेना, 20% किसका? 50,000 का, तो गुणा करके 50,000 और नीचे 100 करके काट देना, यही आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे मैंने निकाला हुआ है। तो आगे देखो, अब वो 10,000 रुपए बचाएगा, तो कमाई उसकी है 50,000, तो शेष कितना बच गया उसके पास? 40,000 रुपए बचा। कितना? 40,000 रुपए बचा। अब 40,000 में से 20,000 तो उसने हाउस होल्ड पर खर्च कर दिए, बचे उसके पास कितने? 20,000 ही तो बचेंगे, क्योंकि 40 था बचा हुआ, और 20 खर्च कर दिए तो 20 यहाँ पर बचे। अब बात करते हैं कि अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करे। तो पहले कितना खर्च करता था? तो देखो 20% एजुकेशन में, और 15% ट्रेवलिंग में और मेडिसिन में। तो 15 दूनी 30 और 20 50, 50% खर्च करता था, जबकि कमाता कितना था? ये कमाता था 50,000। तो 50,000 का 50% यानी कि आधा कितना होता है? 25,000। तो पहले 25,000 रुपए खर्च करता था, अब उसके पास कितने बचे? 20,000, यानी कि कम कितने करने की आवश्यकता है उसको? 5,000 कम करने की आवश्यकता है। पहले 25 खर्च करता था, अब वो खर्च करेगा 20,000, तभी तो 5 बचा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो वो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू थी। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे कोई कोई क्वेश्चन जो जरूर पूछ लिए जाते हैं, जो कई बार क्या होता है कि कोई केस चल रहा है लंबे समय से
और थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है। तो करंट अफेयर में आता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि x अंडर रूट 12 बराबर 4 प्लस एक्स रूट 3 तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखते हैं x, ये x लिखा हुआ है, x और अंडर रूट पे 12 बराबर में 4 प्लस का x और रूट 3 है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, उधर भेज दो आप, तो ये हो जाएगा x और 4 3 12 लिख सकते हैं। 4 3 12 का मतलब क्या होगा, चलो मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे बराबर में 4 प्लस का x रूट 3 आएगा। अब देखो 4 अंडर रूट के अंदर 4 होता है, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, क्यों, क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो एक पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर निकाल लिया। अंडर रूट में 3 बराबर में 4 प्लस एक्स रूट में 3। अब देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x रूट 3 लिख सकते हैं ना इतना, और बराबर में हो जाएगा 4 प्लस एक्स रूट 3। अब इसको आप x वाले को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x अंडर रूट 3 माइनस एक्स अंडर रूट 3 बराबर में आ जाएगा 4। कितना आएगा, अब देखो, अब 2x रूट 3 में से एक x रूट 3 चला गया, तो क्या बचेगा, केवल x रूट 3 बचेगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब x ये यहाँ पर रूट 3 है ये, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 4 बाई रूट 3। तो अब देख लो 4 बटे अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो ये है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, सबसे जो व्यस्त दिया हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे व्यस्त है समुद्री मार्ग। चलो इसको फिगर से देख लेते हैं। ये है देखो, सबसे जो व्यस्ततम है वो है, ठीक है, देखो अटलांटिक ओशन है, और ये जितने भी आप पाथ देख रहे हैं ना, ये रास्ते रास्ते जैसे, ये सारे के सारे रूट हैं, क्योंकि जैसे ऊपर के लिए रूट होता है वायुयानों के लिए, ठीक वैसे ही इनका भी रूट होता है, एक निश्चित फिक्स जगह होती है जहां से इनको आना जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे बर्फीले पहाड़ होते हैं, नीचे जंगल होते हैं, तो वहां टकराने का डर रहता है, इस वजह से इनके लिए फिक्स एक पाथ होता है, वहीं से लोग आते जाते हैं। तो सबसे व्यस्ततम जो पाथ है दोस्तों, वो यही वाला है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहो तो बाद में रिवीजन भी कर लेना। क्वेश्चन, ये 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10 रूट 3 एम है, ये यानी कि मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। तो फिगर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके मान लिया यहाँ पर खंभे की ऊंचा है, तो खंभा ये है ऊंचा 10 मीटर, तो ये हो गया खंभा 10 मीटर। उसकी छाया की लंबाई है, तो लंबाई इधर ही तो छाया होगी उसकी, तो ये 10 अंडर रूट में 3 है, ये इसकी छाया की लंबाई है। ठीक है, अब क्या बताना है कि उन्नयन कोण यानी कि थीटा बताना है, मान लिया हमने कि थीटा होगा। अब देखो हमारे पास एक होता है फॉर्मूला लाल बटे में कक्का, इसको याद रखो। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस ऐसे करके हम 10 पढ़ते हैं। तो देखो हमें लंब पता है, आधार पता है, तो लंब आधार वाला किस में दिया है, इसमें दिया है, तो पहला होता है साइन कॉस और 10, तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा मतलब कि जितना कोण हमने माना है, x मानते तो tan x हो जाता। लंब लंब कितना है 10, आधार यानी कि नीचे वाला 10 रूट 3 में हो जाएगा। अब देखो tan थीटा इक्वल हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 1 बटे रूट 3 आ जाएगा। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू किस एंगल पे होता है 1 बाई रूट 3, तो आप कहेंगे कि tan 30 की वैल्यू जो होती है दोस्तों, वो होती है 1 बाई रूट 3, तो tan 30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बस पूरा खेल इसमें है फार्मूले का। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला अंडर रूट 3 बटे में 4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा मान लेता हूँ x, तो x का स्क्वायर। कह रहा है भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, तो अंडर रूट 3 बटे 4 तो वही रहेगा, लेकिन इसको 3 गुना अगर हम करेंगे दोस्तों, तो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो पहले केवल x स्क्वायर था, अब हो गया 9x स्क्वायर, तो कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना, तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है, तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो दी गई भिन्न क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमेशा ये काम करा करो कि अगर ऑप्शन से हो जाए, ऑप्शन से देखा करो। सबसे पहले करा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है,
यानी कि जो हर है वो अंश से 2 ज़्यादा है। तो देखो ये पहला लेता हूँ मैं, ये 2 है तो 2 ज़्यादा करके ये बना दिया गया है 5, लेकिन हमें 2 ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर 2/4 होता तो हम मानते तो कट गया। अब कह रहा है 2 ज़्यादा है, जो हर है उसका अंश से 2 ज़्यादा है, तो ये 3 है और ये 1 है। मतलब कि ये 2 है और ये 3 है तो 1 ही तो ज़्यादा है, जबकि 2 ज़्यादा चाहिए, तो ये ऑप्शन भी फ्लॉप हो गया। तो पहला और दूसरा तो वैसे भी कट गए, बचे ये और ये देखो। तो कह रहा है कि जो भिन्न का हर है, अंश से 2 ज़्यादा है, यानी कि अंश और हर के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो इसमें से 4 और 1 ये तो 3 का अंतर हो गया। तो बस बचा लास्ट हमारा ऑप्शन ये। बिना सॉल्व करे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते थे। तो देख लो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन का जवाब निकाल लिया बिना सॉल्व करे। ये आएगा 1/√3। लेकिन सर आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और में भी मैच हो रहा हो, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब उसके अंश से 2 ज़्यादा है तो देखो 1/3 है, अंश हर का अंतर कितना है? 2 है, तो ये तो पूरा वेरीफाई कर रहा है ना। अब आगे देखो, अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए तो कर दो भाई 3 से गुणा, और हर को 2 से गुणा कर दिया जाए तो कर दो आप गुणा। तो करने पर क्या बनता है, जो आंसर हमारा आना चाहिए वो 1/2 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 3 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 3 एक कम 3 दूनी 1/2 आएगा और आना भी 1/2 ही चाहिए। तो सही है ना, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन है, उनके बाद जो निष्कर्ष दिए गए हैं सामान्यतः तथ्य ज्ञात तत्वों पर ध्यान दिए बिना दोनों कथनों को सत्य मानते हुए यह बताएं कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष इन दोनों कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर जो कथन दे के रखा है वो हमें हमेशा वही कथन को ही सही मानना है। जैसे मान लो अगर ये कह देगा कि राजस्थान बहुत ठंडा प्रदेश है, भले ही वो गर्म है, लेकिन ये कहेगा सेंटेंस में बहुत ठंडा प्रदेश है, तो हमें ठंडा ही मान के उसको चलना है, अपनी तरफ से नहीं सोचना है। ठीक है, ये कहने का मतलब है सेंटेंस के। अब आते हैं कथन में। कथन क्या कह रहा है कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान यानी कि इको पॉइंट होता है। जितने भी हिल स्टेशन होते हैं सब में एक इको पॉइंट होता है। ठीक है भाई, मान लिया। अगला कह रहा है कि पी एक हिल स्टेशन है और पी एक हिल स्टेशन है और सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। अब इनको पढ़कर हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? पहला है पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, तो पी में एक प्रतिध्वनि स्थान बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हिल स्टेशन है सब में प्रतिध्वनि स्थान है और पी एक हिल स्टेशन है, तो हिल में ही तो होना चाहिए ना, तो हिल में है तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें सिर्फ बात कर रहा है हिल स्टेशन की, तो हम हिल स्टेशन के अलावा नहीं जाएंगे, हम हिल स्टेशन तक ही सीमित रहेंगे। तो इस वजह से ये हिल स्टेशन के अलग बात कर दिया है, तो ये गलत हो गया। केवल पहला ही निष्कर्ष सही है। तो आप देख लो ऑप्शन में निष्कर्ष यानी कि ऑप्शन चौथा निष्कर्ष फर्स्ट अनुपालन करता है। पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये होते हैं कुल दोस्तों 256। ये याद करने वाला आंकड़ा है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जैक्ट याद करने वाले होते हैं तो उनका डेटा आप लिख लिया करो। तो जितने भी आउटपुट पोर्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 256। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 3 निकटवर्ती मंदिरों में, यानी कि पास-पास मंदिर बने होंगे, जैसे एक मंदिर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, ऐसे करके निकटवर्ती मंदिर हैं। तीनों में इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग-अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बज जाएंगे? तो देखो ये जो पूरा का पूरा पुजारी और मंदिर दिया है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 3 घंटियां हैं, वो 2, 3 और 5 के अंतराल में बजती हैं, तो बस इनका एलसीएम ले लो। 2, 3 और 5, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा टोटल 30 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि जो घंटियां बजेंगी वो 30-30 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो पहली तो देखो 8 बजे बजी थी, तो 8 बजे एक बजी होगी। दूसरी कब बजेगी? 8:30 में बजेगी भाई, आधे घंटे बाद ही बजती है ना सारी। तो 8:30 के बाद फिर एक साथ कब बजेंगी? ये डायरेक्ट 9 बजे बजेंगी। तो वही पूछा है कि 9 बजे तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी? तो एक बार और 2 बार, भाई 8:30 बजे और 9 बजे बज चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे का हमें काउंट नहीं करना ना, 8 बजे के बाद का काउंट करना है। 8 बजे तो बज ही चुकी हैं, इसके बाद से काउंट करना है। तो बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजी होंगी, ऑप्शन दूसरा। भाई बजना कब शुरू होंगी? 8 बजे, और 8 बजे के बाद एक 8:30 बजे, एक 9 बजे बजी होगी।
क्वेश्चन है, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई थी? तो ये 137 खुली हुई थी। ठीक है, खुली हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये अलग-अलग डेटा होता है, कभी 137, कभी 132, कभी 35। मौसम के हिसाब से देखा जाता है और भीड़ के हिसाब से भी देखा जाता है। इनको हम देखते हैं थोड़ा-सा फिगर में। देखो, ये सारी की सारी हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, जैसे नंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा और बहुत सारी ऐसी हैं। तो इनका क्रम दोस्तों जो दिया है ना, वो ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो कुछ टेढ़ा करके आप मोबाइल को देख लेना, आपको सही से थोड़ा-सा दिख जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर अगर मैं टेढ़ा कर भी दूँ अपना मोबाइल, तो आपकी स्क्रीन तो सीधी ही रहेगी ना, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद टेढ़ा कर लेना अपने मोबाइल को, जब इस वीडियो को आप इस जगह देख रहे होंगे, ठीक है? तो समझ जाएँगे आप आसानी से। तो ये सारी की सारी आप नोट कर लो, क्योंकि दोबारा हो सकता है पूछ लिया जाए, इनमें से कौन-सी हिमालय की चोटी नहीं है, तो और ऑप्शन 3 दिए जाएँगे या 1 दिया जाएगा, ये कौन-सी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो आप इनको नोट कर लो। पर्यावरण और वन के संदर्भ में डब्ल्यूसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है। तो ये देखो, डब्ल्यू से होता है वाइल्ड लाइफ, सी से होता है क्राइम, सी कंट्रोल, बी से ब्यूरो, यानी कि वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, कई बार देखने को मिला है कि रेलवे में खासकर एएलपी टेक्नीशियन में ज्यादातर पूछे गए थे जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म है, वो पूछे गए थे, जबकि एनटीपीसी में कंप्यूटर से भी और अलग से भी, जैसे जीएसजी के क्वेश्चन है, उससे का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कभी कोई ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, तो इनको आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि दोबारा अगर मिल जाएंगे तो आप आसानी से सही कर पाओगे, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो सही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी अगर आपको पता है ना, तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो है हमारा, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया था? तो हल्दी था। तो ये क्वेश्चन अब आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बदले में आप क्वेश्चन वो पढ़ लेना जिनको जीआई टैग मिला हुआ है 2024 में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको टैग मिलता है, जीआई टैग, तो उनको एक बार ध्यान में रखना आप, ठीक है? क्योंकि पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इलायची का उत्पादन होता है, वो कौन से राज्य में होता है इलायची का उत्पादन? देखते हैं कितने लोग कमेंट सेशन में सही बता पाते हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यानी कि 2011 के ही अभी आंकड़े चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो अभी आपको 2011 वाले ही याद रखना है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या है, सबसे ज्यादा लोग जहां रहते हैं, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं अगर बात करें कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये है दोस्तों सिक्किम, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, और सिक्किम सबसे कम आबादी है, जहां पर दोस्तों लोग कितने हैं, 6,07,688 लोगों की गणना हुई है। ये सबसे कम है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा सिक्किम में कम लोग हैं। और आप बताना कि अच्छा, शिक्षा के मामले में सबसे उच्च स्तर कौन सा है, यानी कि सब सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में 2010 से 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में, यानी कि आईपीएल में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए थे? अब सबसे ज्यादा किन सालों में बनाए हैं? जैसे देखो, यहाँ पर 2010 में 6 लोगों ने बनाया है, 2011 में 10 लोगों ने, 2012 में 9 लोगों ने, ऐसे करके दिया है। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कौन से साल में है जो रन बनाए गए हैं? तो आप बताओ कि सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा है? यही तो है भाई, इससे ऊपर तो कोई है नहीं, बाकी 9 6 ऐसे हैं। तो ये कौन सा साल है? तो इसके नीचे देख लो, 2011। बस सही उत्तर 2011। ऐसे करना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। तो चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला। अब देखो आते हैं कथन निष्कर्ष में, और कथन निष्कर्ष तो कूट कूट कर पूछे जाते हैं। ये मान लो कि रेलवे का फेवरेट ही होता है कथन निष्कर्ष, ठीक है? कथन क्या कह रहा है, एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, मान लिया कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। अब रियल में है कि नहीं ये नहीं मानना हमको, सेंटेंस बोल दिया है तो हमको यही सी को मानना है सब कुछ, ठीक है? यही भगवान है हमारे लिए, सेंटेंस ही। अगला है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ हैं। भाई मान लिया कि सभी क्रिकेटर फिट स्वस्थ हैं, तो धोनी भी तो एक क्रिकेटर है लोकप्रिय। चलो आगे देखते हैं।
MS धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाता है। ठीक है, मान लिया कि भाई वो एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है और वो ऐड करता है, अच्छा पैसा पाता है। ठीक है, अब रियल में पाता है कि नहीं, हमें सेंटेंस में दिया है तो मान लिया हमने। चलो अब निष्कर्ष हम क्या निकाल पाएंगे? सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों पर अच्छा पैसा कमाते हैं। ये तो गलत बात कह दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MS धोनी की बात हो रही है कि वो पैसा कमाता है। बाकी सारे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? हो सकता है कमाते हो, ना कमाते हो, उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में हमें कह रहा है कि हमें MS धोनी पर ही ध्यान देना है। तो ये तो गलत बोल दिया भाई। अगला है MS धोनी फिट और स्वस्थ है। हाँ, ये बात कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है और जितने भी क्रिकेटर हैं सब फिट स्वस्थ हैं, तो धोनी भी तो स्वस्थ होगा क्योंकि वो भी तो क्रिकेटर है। तो ये बात तो मान रहे हैं, सही है। दूसरा है MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन करता है, जबकि यहाँ पर ये नहीं दिया है कि प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है, जबकि यहाँ पूछ लिया है प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है। ये गलत बोल दिया है। ये बोल देता कि बहुत सारे उत्पादों का विज्ञापन करते हैं तो मान लेते, लेकिन प्रसिद्ध का ही करते हैं, ऐसा यहाँ कथन में नहीं बोला गया। तो ये भी हमारा गलत है। केवल हम तो बी को सही मानेंगे भाई। तो आते हैं आगे, देखते हैं। तो देख लो यहाँ पर केवल चौथा नंबर पे केवल निष्कर्ष कहाँ भाग गया? ये है यहाँ पर सेकंड, केवल निष्कर्ष भी पालन करता है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो देखो दोस्तों, हीरा अपर रूप है और साथ ही साथ हो सकता है हीरा ने देकर आपको दे दिया जाए ग्रेफाइट, तो भी इसका अपर रूप है। यानी कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। आप देखते होंगे पेंसिल की जो लेड होती है काली वाली, वो किसकी बनी होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए, यानी कि बिजली जो बिल है उसको इकट्ठा करने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, अब हम धारणा क्या बना सकते हैं? बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। भाई उनको लगता है कि अगर हम घर घर जाएंगे तो एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हमें कष्ट नहीं सहना पड़ता, देखो वो चल के खुद आ रहे हैं हमारे पास, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए तो घर घर जा रहे हैं। तो ये बात सही हो गई। देखो ये है पूर्ण धारणा, उसके पहले था वो निष्कर्ष। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप बोल रहे थे कि सेंटेंस में तो दिया नहीं है तो हम यहाँ कैसे मान लेंगे, तो वो निष्कर्ष था। ये है पूर्ण धारणा। पूर्ण धारणा का मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से क्या अनुमान लगा पाएंगे यहाँ से हिंट लेकर के। ठीक है, तो पहला ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। भाई अगर ध्यान बढ़ाया है तभी तो घर घर जा रहे हैं ना। अगर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि बिल जमा करना है भाई, इकट्ठा करना है लोगों से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो घर जा रहे हैं इसका मतलब ध्यान देना शुरू किया उन्होंने। तो दोनों ही सही हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा, यानी कि ए और बी दोनों ही अंतर्निहित है उसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक दोस्तों कागज नहीं है, जबकि एएलयू, सीपीयू और मेमोरी ये तीनों ही घटक हैं किसके? कंप्यूटर के घटक। मॉनिटर, माउस सारे सारे कंप्यूटर का घटक है, लेकिन कागज जो है वो कंप्यूटर का घटक नहीं, कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। फोटोकॉपी के लिए आप मत समझना कि फोटोकॉपी में तो हम कागज लगाते हैं। तो भाई हम कागज में तो लेटर भी लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं, है ना, लिखते थे स्कूलों में अपने। कितने लोगों ने लेटर दिया है आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखो कागज इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों आज हमने 75 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और इसके आगे 75 से लेकर 100 तक के जो भी क्वेश्चन बीच के बच रहे हैं उसका अगला पार्ट जो भी आएगा, तो इसी वीडियो की लिंक मिल जाएगी नीचे अगला पार्ट की, वहां पर आप इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप जरूर देखेंगे और इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, लिखा होगा अगला पार्ट, लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगला पार्ट लिखा होगा उसमें लिंक होगी, क्लिक करना तो आगे वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। किसी भी दोस्तों हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और उसका अगला पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में चेक कर लिया करिए, उसमें अगला पार्ट की लिंक होगी, या नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर लिया करिए उसी वीडियो के, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, वहां से क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके डायरेक्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला वाला पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, और कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। जैसे हजारों लोगों ने अब तक कमेंट्स करे, हमने उन सबका जवाब दिया है, तो आपका भी जवाब जरूर देंगे। दोस्तों अगर आप साथ ही साथ ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं
तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है कि मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के इसी में प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे इंटरव्यू जो हमने लिए हैं वहाँ पर भी आप देख लेना, क्योंकि हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं रेलवे एम्प्लॉय से कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, सैलरी क्या है, कितने घंटे काम है, तो वो सारी चीज़ें भी आप जान सकते हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं प्लेलिस्ट, तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, तो उसी वीडियो को जस्ट नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक होंगे। तो मैं इन सारी वीडियोस की एक-एक वीडियो की लिंक दे दूंगा इसी के नीचे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोग जरूर बताना, और अगले पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।